ये नेट जेआरएफ की एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोक प्रशासन की, और लोक प्रशासन में आज जो हम विषय लेंगे उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन को कैसा विषय माना जाए। इसको कला विषय माना जाए या फिर इसको विज्ञान विषय माना जाए। इसमें थोड़ा सा मतभेद है। दरअसल जब कोई भी विषय बनता है तो उस विषय के बारे में ऐसे मतभेद होते ही हैं कि उसको हम किस श्रेणी में स्थापित करें, कला की श्रेणी में स्थापित करें या उसको हम विज्ञान की श्रेणी में स्थापित करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लोक प्रशासन, तो इस विषय की उत्पत्ति किससे हुई? राजनीति विज्ञान से हुई है, राजनीति विज्ञान से हुई है। और यानी अगर जो है ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही क्या है, एक विषय है, ठीक है। तो अब राजनीति को विज्ञान कहते हैं, राजनीति को विज्ञान कहते हैं, लेकिन इस राजनीति विज्ञान को हम राजनीति शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये पूरी तरह से साइंस हो गया। तो इसके बारे में भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब हम राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेंगे और राजनीति विज्ञान की हम स्टार्टिंग करेंगे तो वहां सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन अभी चूंकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है और पृथक रूप में एक विषय है लोक प्रशासन, ठीक है। और नेट जेआरएफ में के उसमें ये लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है और इसी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम जाहिर सी बात है यहाँ हमारे सामने एक प्रश्न आएगा कि इस राजनीति विज्ञान से ही कहीं ना कहीं लोक प्रशासन की उत्पत्ति हुई है। तो अगर हम राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान कह रहे हैं तो इसका मतलब कि लोक प्रशासन में भी कहीं ना कहीं विज्ञान के लक्षण अवश्य होंगे। लेकिन अगर हम इस पर बात करें कि क्या ये पूरी तरह से विज्ञान है या नहीं है या ये कला भी है, तो हम ये पाते हैं कि नहीं, यहां पर थोड़ी समस्या है। और चूंकि इस विषय पर हम बातें नहीं करेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है, जबकि आप सब जानते हैं कि राजनीति विज्ञान पूरी तरह से ना तो कला है और ना ही पूरी तरह से विज्ञान है। यानी इसको आप पढ़ते हैं वैज्ञानिक सिद्धांतों के तौर पर, लेकिन इसका वास्तव में जो एप्लीकेशन होता है, जो इसका आप समाज में रह करके, राजनीति में रह करके या अन्य स्थानों पर जो इसका आप इस्तेमाल करते हैं, अनुभव करते हैं, उपयोग करते हैं, एप्लीकेट करते हैं, वह कला के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यह विषय जो है वो कला लोक प्रशासन के साथ भी उठेगा, ठीक है। अब यहां पर हम महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, जैसे कि लोक प्रशासन को कला माना जाए या विज्ञान माना जाए, इसके कुछ बिंदुओं पर पहले चर्चा करते हैं हम। जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी पर चर्चा करेंगे हम लोग कि सबसे पहले तो हम जानेंगे कि लोक प्रशासन जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तव में अगर हम चर्चा कर रहे हैं कला है या विज्ञान है, सबसे पहले जानेंगे कला से तात्पर्य, यानी वास्तव में कला किसे कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे लोक प्रशासन में कला के तत्व, ये देखेंगे कि लोक प्रशासन में कुछ कला के बिंदु हैं भी या नहीं है। फिर हम बात करेंगे कि लोक प्रशासन कला है या फिर नहीं। फिर इसके बाद हम देखेंगे विज्ञान किसे कहते हैं, यानी विज्ञान से तात्पर्य। फिर हम देखेंगे कि लोक प्रशासन में विज्ञान के लक्षण, लोक प्रशासन में विज्ञान के लक्षण। फिर हम देखेंगे कि लोक प्रशासन विज्ञान भी है या नहीं है, लोक प्रशासन
विज्ञान है। हम यहाँ क्वेश्चन मार्क शब्द का लगा रहे हैं, इसका मतलब कि फाइनली क्लियर अभी नहीं है क्या है, और फिर हम अल्टीमेटली एक निष्कर्ष पर बात करेंगे, एक कंक्लूजन हम यहाँ पर निकालेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, चलिए कला से तात्पर्य। सबसे पहले हम जानेंगे कला किसे कहते हैं, कला वास्तव में क्या होती है। हम आप सब जानते हैं, जैसे आप तरह तरह के नाम लेते हैं कई बार हम, कि भाई इनके अंदर ये कला है, और जब हम कहते हैं इनके अंदर ये कला है, तो इसका मतलब यह कि उन्होंने कला के रूप में अनुभव किया है उसका, या उन्होंने इसका एक्सपीरियंस, उनको इस चीज का एक्सपीरियंस है। जैसे आप कहेंगे कि भाई इनको यह फला वस्तु बनाने की कला है इनके अंदर, और यह बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनको उनका अनुभव है। यानी कला जो ऐसी चीज होती है जिसको हम बार बार करते हैं, एक नहीं कई बार करते हैं, और जब उसको हम बार बार अनुभव करते हैं तो उसको हम हर बार पहले से और बेहतर, पहले से और बेहतर, पहले से और बेहतर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना भी क्या है, एक कला है, कि भाई मैं आपको अपनी बातों को कितनी अच्छी तरीके से, कितनी सरलतम तरीके से आपको समझा सकूं, यह क्या है, एक कला होती है। ठीक है, कभी कभी बहुत ज्ञान होता है लेकिन अच्छी कला नहीं होती है, कभी कभी कला होती है पर ज्ञान नहीं होता है, कई सारी चीजें मिलकर के एक किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। तो इतना तो हम समझते हैं कि कला का मतलब क्या होता है, बार बार अनुभव लेना, बार बार समझना, बार बार ये देखना कि इसमें और क्या कमी रह गई, इसमें और क्या कमी रह गई, और उसको अगली बार, जब भी हम अगली बार उसको करेंगे, उसको बार बार दोहराना कि वह पहले से और बेहतर हो जाए। इसे हम क्या कहते हैं, कला। ठीक है, अब ये देखिए कि क्या लोक प्रशासन में कुछ कला के लक्षण हैं या नहीं। ठीक है, अब लोक प्रशासन में कला के लक्षण है या नहीं, तो आप ये पाएंगे कि लोक प्रशासन में कला के लक्षण कुछ ना कुछ तो हैं। जैसे कि एक प्रशासक होता है। अब महत्वपूर्ण विद्वान जो लोक प्रशासन को कला बनाने के पक्षधर थे, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान का नाम है एल.डी. व्हाइट। एल.डी. व्हाइट, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है इसमें ग्लैडन का। ये दोनों ही लोक प्रशासन को क्या चाहते थे, कला बनाना चाहते थे, जबकि लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने वालों में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, आप जानते हैं F.W. टेलर का, यानी टेलर का नाम आता है। इसके साथ साथ नाम आता है गुलिक उर्बिक का, इसी के साथ नाम आता है हेनरी फेयोल का, इसके साथ नाम आता है गार्नर का, गार्नर का भी। ठीक है, तो कुछ लोग कला बनाना चाहते थे, कुछ लोग विज्ञान। अब देखिए लोक प्रशासन में एक प्रशासक क्या करता है, एक प्रशासक जब प्रशासन में आता है तो पहले वह बहुत अच्छा, यानी बहुत कुछ उसका समाज के बारे में, राजनीति के बारे में या प्रशासन के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन जैसे जैसे वो कार्य करता है वैसे वैसे क्या होता है, उसको बेहतर कार्य करने का अनुभव भी हो जाता है, और वह एक अच्छा प्रशासक बन जाता है, अनुभवी प्रशासक बन जाता है। इसीलिए जब किसी प्रशासक की नियुक्ति होती है, किंतु जब उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसको और वरिष्ठ पदों पर धीरे धीरे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते जाते हैं। अब इस प्रकार के ट्रांसफर करने से क्या होता है, या इस प्रकार के का जो उसका लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट की ओर जाना होता है, या योग्यता तो पहले थी, भाई पहले वो आईएएस था या पहले ही पीसीएस था, लेकिन बाद में उसको उच्च पदों पर भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके पास अनुभव भी आ गया है। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप राजनीति में भी देखते हैं और प्रशासन में भी देखते हैं कि आपके पास, आपको ज्ञान तो है लेकिन आपको अनुभव नहीं है, तो वहीं पर प्रशासक क्या करता है, कुछ छोटी मोटी गलतियां कर देता है, जिससे कई बार क्या होता है, वह बड़ा विकराल स्वरूप ले लेती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में कहीं ना कहीं कला के लक्षण हैं। ठीक है, अब वास्तव में जैसे हम कोई काम करते हैं, हम कला को थोड़ा और अगर एक्सपेंड करें इसको हम, तो आप पाएंगे जैसे हम कोई काम करते हैं, उस काम को हम जितनी बार करेंगे हमें अनुभव होता जाता है।
और अनुभव उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर पाने के लिए हमको सक्षम बनाता है, यह कला में आ जाता है। मैंने अभी नाम लिया कि राजनीति वाले में भी यही चीज है, और ये चीज आपके लोक प्रशासन यानी जो प्रशासक होता है उसके अंदर भी है। तो दोनों के अंदर ये चीजें आती हैं, इसका मतलब कि लोक प्रशासन में कला के लक्षण हैं। ठीक है, अब इसी में अगर हम कुछ स्टेटमेंट्स को देखें, जैसे ग्लैडन साहब क्या कहते हैं, अभी हमने नाम लिया यहां पर ग्लैडन साहब का। ग्लैडन साहब ये कहते हैं कि प्रशासन एक विशिष्ट क्रिया है जिसमें विशेष ज्ञान एवं तकनीक की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं कि प्रशासन एक विशिष्ट क्रिया है जिसमें विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीक की आवश्यकता है। ठीक है, कौन कह रहा है इस बात को? ग्लैडन साहब कह रहे हैं। वहीं अगर एल डी व्हाइट साहब को देखा जाए तो व्हाइट साहब ये कह रहे हैं कि किसी प्रयोजन अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, प्रयोजन यानी कोई उद्देश्य, ठीक है, या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों को निर्देश देना और आदेश देना, यानी उन पर नियंत्रण करना, उनको निर्देशित करना ही क्या है? कला है। ठीक है, यानी ये बता रहे हैं कि प्रशासन में कला का महत्व है, प्रशासन में कला है भी। ठीक, अब आइए देखिए इसका दूसरा बिंदु क्या कह रहा है कि लोक प्रशासन कला है या नहीं। अब अगर मैंने आपको क्या बताया, कला किसे कहते हैं, फिर क्या बताया मैंने, लोक प्रशासन में कला के तत्व हैं या नहीं हैं, तो अब बताइए कि लोक प्रशासन कला है या नहीं है। इस आधार पर तो यह माना जा सकता है कि हाँ भाई लोक प्रशासन कला है। चलिए अब देखते हैं विज्ञान से तात्पर्य, विज्ञान है या नहीं है, यानी अच्छा विज्ञान कहते किसे हैं, क्या कह रहे हैं हम, विज्ञान से तात्पर्य। तो यहां हम बात करेंगे कि विज्ञान कहते किसको हैं, क्या है विज्ञान। अब हम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर इसको हम हिंदी में रिपीट करें तो आप क्या कहेंगे, किसी भी वस्तु का सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान क्या है, किसी भी वस्तु का सुव्यवस्थित सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान क्या है, विज्ञान है। चलिए भाई, अगर सुव्यवस्थित सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है, यानी आप ये कह सकते हैं कि कोई विशिष्ट कार्य व्यवस्थित रूप में कार्य और क्रमबद्ध रूप में कार्य अगर किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। अब ये देखिए कि क्या लोक प्रशासन में विज्ञान के लक्षण हैं। अब अगर हम टेलर के हिसाब से देखें, गुली गुरबी के हिसाब से देखें, हेनरी फेल के हिसाब से देखें, गार्नर के हिसाब से देखें, तो सबसे पहले हम टेलर को लेते हैं। टेलर ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत, इस वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने जो भी सिद्धांत अपना प्रस्तुत किया उसमें हर कार्य को वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जाए और अगर उसको वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है तो उसका प्रभाव क्या हो सकता है, यह बताने का प्रयास किया। जाहिर सी बात है कि विज्ञान विषय बनाने की बात करते हैं, यानी ये मानते हैं कि लोक प्रशासन में विज्ञान है, और ये सही बात भी है कि किसी भी कार्य का करने का दो तरीका होता है, एक होता है अति सामान्य तरीका या सामान्य तरीका, और एक होता है वैज्ञानिक तरीका। अगर सिस्टमैटिक वर्क हो, सीक्वेंस में हो और इस प्रकार से हो कि उसमें साइंटिफिसिटी दिखाई पड़े, वैज्ञानिकता दिखाई पड़े, तो इसका मतलब यह है कि वह कार्य और बेहतर तरीके से संपादित हो पाएगा। गुली गुरबिक साहब क्या कहते हैं, गुली गुरबिक साहब ने क्या लिखा था, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और जिसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, और वो सिद्धांत था आपका पोस्ट कार्ब
पोस्ट कार्य क्या है हम आप जानते हैं, ठीक है। पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग, सीओ का मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब रिपोर्टिंग और बी का मतलब बस्टिंग, ठीक है। तो इन्होंने पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जाहिर सी बात है कि ये लोक प्रशासन को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में मानते थे और इसे एक वैज्ञानिक विषय बनाना भी चाहते थे। अगला नाम आता है हेनरी फ्योल साहब का। हेनरी फ्योल साहब ने यह बताया कि भाई इन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, इनके दो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है प्रबंध के 14 सिद्धांत और तीसरा है पोक सिद्धांत। पोक सिद्धांत, प्रबंध के 14 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं और पोक सिद्धांत यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग, इसमें इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि भाई ये सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं, इनको चाहे पोस्ट कार्य हो चाहे वो पोक सिद्धांत हो, इनको चाहे आप यहां पे लागू करें या कहीं और लागू करें या किसी भी प्रकार का संगठन स्थापित करें, संगठन में इनके बिना कार्य नहीं चल सकता है। और हर संगठन में चाहे वह टेलर का 4P सिद्धांत हो, चाहे वह टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत हो, हेनरी फ्योल का पोक सिद्धांत हो, प्रबंध के 14 सिद्धांत हो या फिर पोस्ट कार्य की ही बात क्यों ना की जाए, ये वो सिद्धांत हैं जिन्हें कहीं पर भी संगठन आप स्थापित करें लागू करना ही करना पड़ेगा और इनके परिणाम भी मोस्टली क्या होते हैं, हर जगह पर लगभग समान ही होते हैं, ठीक है। ऐसा इन्होंने बताने का प्रयास किया। अब इस आधार पर देखा जाए तो लोक प्रशासन में विज्ञान के लक्षण हैं, और अगर लोक प्रशासन में विज्ञान के लक्षण हैं तो क्या हम लोक प्रशासन को विज्ञान मान सकते हैं? नो डाउट इस आधार पर हमें लोक प्रशासन को विज्ञान मानना चाहिए। लोक प्रशासन को विज्ञान मानना चाहिए क्योंकि लोक प्रशासन में ये सारे लक्षण हैं भी। यानी आपने अब तक देखा कि लोक प्रशासन में कला के लक्षण भी हैं और लोक प्रशासन में विज्ञान के लक्षण भी हैं। अब भाई अगर कला के लक्षण भी हैं और विज्ञान के लक्षण भी हैं तो क्या इसको दोनों मानेंगे? कोई एक विषय तो मानना पड़ेगा ना, या हमें कुछ और कहना पड़ेगा? तो अब थोड़ा विचार कर लेते हैं। अभी हमने बताया पहले से पहले कि भाई लोक प्रशासन में कला के लक्षण हैं, 100% कला के लक्षण हैं और कला के लक्षण आपको तरह तरह से दिखाई भी पड़ रहे हैं कि भाई जितना बढ़िया आप काम करेंगे, जितनी बार करेंगे, जितना अनुभव करेंगे, जैसे आप लिखना प्रारंभ करते हैं तो लिखने के बाद पहले राइटिंग खराब बनती है, धीरे धीरे राइटिंग आपकी अच्छी बनती जाती है। ऐसे ही आप बोलना शुरू करते हैं तो पहले आप ढंग से नहीं बोल पाते हैं, बाद में शब्दों को अच्छी तरीके से बैठा लेते हैं, बाद में बहुत अच्छा बोलने लगते हैं, उससे भी अच्छा बोलने लगते हैं, संभल कर बोलने लगते हैं। तो ये कला होती है, ठीक है। और प्रशासक जितना अनुभव लेता है, जितना अधिक अनुभव लेता है, वो अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग करके, उस अनुभव का प्रयोग करके अपने आप को एक बेहतर प्रशासक साबित करने में सफल भी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि लोक प्रशासन में कला के लक्षण हैं, लोक प्रशासन को कला माना जाना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है, विज्ञान की बात भी है। तो अभी हमने बात किया कि भाई चाहे वो टेलर साहब हो, चाहे वो गुली कुर्बिक साहब हो, चाहे वो ग्लैडन साहब हो, चाहे वो हेनरी फ्योल साहब हो, चाहे वो आपके अन्य हो, ये सब जो है जो विज्ञान विषय बनाने की बात कह रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान विषय के लक्षण इसमें नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया कि 4P सिद्धांत हो, प्रबंध के 14 सिद्धांत हो, या पोस्ट कार्य सिद्धांत हो, या फिर वो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत हो, ये सब जगह पर लागू होता है। लेकिन अब जरा आप देखिए कि क्या केवल यानी इस आधार पर इसमें विज्ञान के लक्षण भी हैं, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत हैं जिनको हम कह रहे हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, क्या इन सिद्धांतों का प्रभाव, क्या इन सिद्धांतों का एग्जैक्ट प्रभाव उसी स्वरूप में हर जगह पर दिखाई पड़ता है? तो आप ये पाएंगे कि वास्तव में ये जो वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत हैं जो मैंने आपको अभी यहां पर बताया, ये सिद्धांत जो है इनका प्रभाव प्रत्येक स्थान पर उसी स्वरूप में दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं, जैसा आप सोचते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये प्लानिंग किया, सपोज एड कि आपने पोस्ट कार्य सिद्धांत की बात कर रहा हूं, अगर आपने प्लानिंग किया, यहां पर भी प्लानिंग है और ये जो पोक सिद्धांत है हेनरी फ्योल साहब का, इसमें भी प्लानिंग है। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि आपकी प्लानिंग 100% उसी तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगी? तो आप पाएंगे कि नहीं।
हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए, हो सकता है उससे कम हो जाए। यानी हमने कोई एक प्लान किया, कि कोई एक योजना बनाई, लेकिन उस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात जो परिणाम निकल के आता है, क्या वह परिणाम हूबहू सामने आ सकता है? जरूरी नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि योजना को क्रियान्वित करने वाले लोग, उनकी योग्यता, योजना जहां पर क्रियान्वित की जा रही है वहां का वातावरण, योजना जिनके लिए क्रियान्वित की जा रही है उनकी सोच समझ, वहां का वातावरण, उसकी, यानी ये सब चीजें क्या होती है, यानी बाह्य जो पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं आपके लोकनीति की आपकी योजना को प्रभावित करता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हूबहू परिणाम आपका उसी स्वरूप में आ ही जाएगा। इसी प्रकार से जैसे अब इन्होंने कहा कि जैसे यहां पर आप देखिए 4P सिद्धांत था, किसका? आपके टेलर साहब का 4P सिद्धांत। अब इस 4P सिद्धांत में कहते हैं पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। ठीक है। अब आप ये पाएंगे कि आप उसी सेम प्रोसेस को चलाइए, सेम प्रोसेस चलाइए, लेकिन पता चलेगा कि वहां का पर्सन ही उस टाइप में नहीं है और आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। जैसे आपने सबको ये समझ के किया कि अगर ये लोग ऑनेस्टी से काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे अभी मान लीजिए पेपर्स का आप सुन रहे हैं कि पेपर्स आउट हो रहा है, फला हो रहा है, एक बहुत अच्छी प्लानिंग करके, बहुत अच्छी स्कीम बना करके आपने पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कराया, सब कुछ बहुत बड़े अच्छे से हुआ, लेकिन आपको किसी ना किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। यानी चाहे वो उस कॉलेज का प्रिंसिपल हो या फिर वहां का कोई जो है दूसरा कोई बंदा हो या कोई अदर, आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर इतने सारे लोगों में से कोई एक दो भी भ्रष्ट निकल गया तो आपकी सारी की सारी प्लानिंग धरी रह जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर ये काम मशीनों के द्वारा होता तब तो आप ये कह सकते थे कि हाँ 100% विश्वास किया जा सकता है, या 100% परिणाम हमारा वही आएगा जो मैंने सोचा है। जैसे अगर आपने एटीएम में कोई चीज फीड कर दी तो उसी तरीके से वो काम करेगी। यानी अगर उसने आपने कह दिया कि आप अगर अकाउंट में 100 रुपीज है तो आप 100 रुपीज निकाल सकते हैं, वो भी आपके पास 100 रुपीज है, तो अगर आपके पास 99.9 पैसे हैं, 99 रुपीज 0.9 पैसे हैं, आपके पास एक पैसा कम है, तो भी आपको 100 रुपए का नोट निकाल के नहीं देगा। लेकिन अगर वो ह्यूमन बीइंग वहां पर होता तो संभावना थी कि आपको वो 0.1 छोड़ देता और 100 रुपए निकाल दे देता। तो वहां पर आपको वैज्ञानिक तरीके से परिणाम पूरी तरह से निकल के सामने आ सकता है। यानी वैज्ञानिक तरीका वो है क्योंकि वो मशीन है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। यानी हम आपके कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में विज्ञान के लक्षण तो हैं, लेकिन यह पूरी तरह से वैज्ञानिक नियमों के अनुकूल नहीं चलता। यानी यहां पर आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का नियम, ये उसी तरीके से लागू नहीं होता है जिस तरह से आपके विज्ञान में लागू होता है। ठीक है। यानी यहां पर नियमों में विचलन हो जाता है। अब अगर हम फिर से आए निष्कर्षता देखें तो हम आप कह सकते हैं कि लोक प्रशासन, अगर हम अब निष्कर्ष की बात हम कर रहे हैं यहां पर, लोक प्रशासन, आप मान लीजिए कि लोक प्रशासन कला भी है, लोक प्रशासन विज्ञान भी है, लेकिन आप ये भी मान लीजिए कि यह पूरी तरह से ना तो कला है और ना ही पूरी तरह से विज्ञान है। यानी लोक प्रशासन में कला के भी लक्षण हैं, लोक प्रशासन में विज्ञान के लक्षण भी हैं, ठीक है, लेकिन यह ना तो पूरी तरह से कला है और ना ही विज्ञान है। तो आप क्या कह सकते हैं निष्कर्ष में? निष्कर्ष में आप क्या कह सकते हैं कि क्या है ये? तो इसको हम कह सकते हैं कि जो निष्कर्षता अगर हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन सिद्धांत में विज्ञान किंतु व्यवहार में कला है। अगर हम निष्कर्ष के तौर पर देखें तो आप क्या कह सकते हैं कि लोक प्रशासन सिद्धांत में विज्ञान लेकिन व्यवहार में क्या है? कला है। ठीक है, सिद्धांत में विज्ञान है लेकिन व्यवहार में कला है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान की तरह ही, जैसे राजनीति विज्ञान के प्रारंभ में मैंने बताया था कि राजनीति विज्ञान को भी पढ़ते आप सिद्धांत में है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल करते हैं वो कला के रूप में करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रशासन में भी है, इन लोक प्रशासन में भी है कि इसको आप पढ़ते सिद्धांत में हैं, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन होता है, उपयोग होता है, व्यवहार में उसको आप इस्तेमाल में लाते हैं, तो वह
कला के रूप में लाते हैं। यानी निष्कर्षतः हमारा क्या हुआ उत्तर इसका, लोक प्रशासन विज्ञान भी है और लोक प्रशासन कला भी है। ठीक है, इसके बाद हम इसके यानी आज हमने लोक प्रशासन इस वीडियो में ये जाना कि लोक प्रशासन विषय को कला विषय माना जाए या फिर विज्ञान माना जाए। निष्कर्ष रूप में हमने क्या बताया कि सिद्धांत में विज्ञान है और व्यवहार में कला है। ठीक है, इसके बाद हम नेट जेआरएफ के इस सीरीज में जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे वह भी आपके नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा। ठीक है, थैंक यू।